Hello students, this is Smriti Singh. Welcome to your own channel LLS with SS. आज मैं आपको मानव जनन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र पढ़ाऊंगी, जो कि इंग्लिश एवं हिंदी दोनों ही माध्यम में है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कैटेगराइज्ड इनटू टू। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा सहायक लैंगिक ग्रंथियां एवं नलिकाएं एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। ये पूरे जनन तंत्र का निर्माण इन सारे अंगों को मिलाकर हुआ है, इन सारे अंगों से हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओनली टू, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। जो नर जनन तंत्र में दो प्रकार के अंग होते हैं, जो मुख्य अंग हैं नर जनन तंत्र के, वो टेस्टिस और स्क्रोटम कहलाता है। हिंदी में उसे टेस्टिस को वृषण एवं स्क्रोटम को वृषण कोश कहते हैं। एवं इसके लिए कुछ सहायक लैंगिक ग्रंथियां भी होती है और उसकी नलिकाएं भी होती है, दैट इज नॉन एज एसेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स। कुछ सहायक ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। वो सहायक ग्रंथियां, एक जोड़ा शुक्राशय होता है इसमें, और एक जोड़ा बल्बुरेथ्रल या उसे कॉपर ग्रंथि भी कह सकते हैं, इसमें पाया जाता है। ये सारी ग्रंथियां होती है, that is known as glands that secrete some kinds of fluid or some kinds of hormones for complete the functions, reproductive function in male reproductive system. So these all are very necessary. So let's see. एक जोड़ा बल्बुरेथ्रल या कॉपर होता है, अ पेयर ऑफ बल्बुरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है नर जनन तंत्र में। एंड टू टाइप्स ऑफ देयर आर एक्चुअली मैनी काइंड्स ऑफ डक्ट्स, नलिकाएं, बहुत सारी नलिकाएं होती है जो ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न करती है, ये पूरी जनन प्रक्रिया को संपन्न करती है नर जनन तंत्र में। एक जोड़ा शुक्रवाहिनी होता है, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस। एक जोड़ा अधिवृषण होता है, अ पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस वास इफ्रेंसिया रेटिटेस्टिस। एक जोड़ा स्खलन नली होती है, अ पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। ये सारी चीज़ें कहाँ अवस्थित होती है, ये सारी चीज़ों का क्या कार्य है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। सबसे पहले आपको नर जनन अंग के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Actually, male reproductive organs are only these, not organs. Male reproductive organ, the main organ is testes. The main organ of the male reproductive system is टेस्टिस। द जो मुख्य नर जनन तंत्र का मुख्य जो अंग है वो वृषण है, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणु जनन होता है और उसी से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इस शुक्राणु जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ही ये सारी सहायक ग्रंथियां और सहायक नलिका होती है, जो इसको सहायता प्रदान करती है पूरी प्रक्रिया को पूरी करने में और जनन प्रक्रिया को संपन्न करने में। तो मुख्य तौर पे ये टेस्टिस जो है वृषण, वो मुख्य अंग होता है नर जनन अंग का, नर जनन तंत्र का। और उसमें उस स्क्रोटम जो वृषण कोश होता है, सिर्फ इसे कुछ चीज़ें सही रखने में सिर्फ इसे मदद करता है, इसे सही तरीके से सुरक्षित रहने में सिर्फ इसे मदद करता है। मैं आपको टेस्टिस के बारे में पहले समझाती हूँ, टेस्टिस क्या है, कहाँ है, कैसा है, ये चीज़ आप उसको पहले समझिए, उसके बाद मैं सहायक ग्रंथियाँ समझाऊंगी। टेस्टिस, ये देखिए, ये डायग्राम है, ये चित्र है नर जनन तंत्र का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सामने से ये चित्र है। ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा गुलाबी रंग का यहाँ पर और यहाँ पर, ये टेस्टिस है। जो एक जोड़ा टेस्टिस, एक जोड़ा वृषण पाया जाता है मानव नर में। यह एक जोड़ा जो टेस्टिस है,
ये जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वो हल्का पिंक कलर का, हल्का सा गुलाबी रंग का होता है, लाइट पिंक। एंड देयर लेंथ इज इट्स दिस इज द लेंथ। ये जो लेंथ है इसका, ये लंबाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। दिस इज द वाइड, चौड़ाई, ये चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। एंड द थिकनेस, इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की होती है। और ये हल्का सा गुलाबी रंग का दिखाई पड़ता है। ये जोड़े में होता है, नर में ये जोड़े में पाया जाता है, इसे टेस्टिस कहते हैं। और यही अंग है जिसमें कि शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया होती है। अब दूसरा जो अंग था वो था स्क्रोटम, वृषण कोश। वृषण कोश कहाँ है, ये कहाँ अवस्थित रहता है, आप इसे देखिए। ये जो एक ऐसी चित्र बनाई गई है, ये एक त्वचा होती है, एक स्किन होता है जो टेस्टिस को कवर करके, उसे ढक कर रखता है और सुरक्षित रखता है। इसे स्क्रोटम बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं, जो टेस्टिस को सुरक्षित रखता है। असल में ये स्क्रोटम का कार्य है कि हमारा जो शारीरिक तापमान होता है, जो हमारा शारीरिक तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान से ये कुछ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ वो कम रखता है। लगभग 2 डिग्री तापमान, ये हमारे शरीर से 2 डिग्री तापमान यहाँ का कम होना चाहिए। उसे कम तापमान बनाए रखने के लिए ये स्क्रोटम टेस्टिस के ऊपर लगा होता है। ये बाह्य त्वचा होती है, जो त्वचा उसे ढक कर रखती है, इसे स्क्रोटम कहते हैं। ये अंग हो गए। बाकी इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो सहायक ग्रंथियां हैं, जो पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करती है। जो सहायक ग्रंथियां हैं वो लिखा है, एक जोड़ा शुक्राशय। पहले आप शुक्राशय देखिए कि कहाँ पर है। अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये आपका सेमिनल वेसिकल इसे बोलते हैं। यहाँ जो आप इसे देख रहे हो, ये जो ग्रंथि है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 ग्रंथि जो है इसे सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, शुक्राशय कहते हैं। ये शुक्राशय का कार्य है कि ये सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय का कार्य होता है कि वह शुक्राशय का कार्य होता है कि वह जो शुक्राणु बनकर तैयार है, जो शुक्राणु टेस्टिस में बना और वो इधर से इस नली से होता हुआ इधर आया, तो उस शुक्राणु को सक्रिय बनाना, इस ग्रंथि का काम है उस शुक्राणु को सक्रिय बनाना और उसे वह ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें से कुछ तत्व निकलते हैं, कुछ जैसे साइट्रेट, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल इत्यादि, ये सब नाम दिया गया है। ये सारी चीज़ें इससे निकलती है और शुक्राणु को सक्रिय बनाती है। ये हो गया सेमिनल वेसिकल। अगली जो चीज़ है वो है अ पेयर ऑफ बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, एक जोड़ा बल्बुरेथ्रल, या उसे कॉपर ग्लैंड भी, कॉपर ग्रंथि भी कह सकते हैं। अ पेयर ऑफ बल्बुरेथ्रल बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, वो चीज़ आप देखिए। ये जो आकृति है, ये जो बना हुआ है, ये 2, ये जोड़ा है, एक इधर और एक इधर, एक जोड़ा बल्बुरेथ्रल ग्लैंड भी होता है। इस ग्रंथि का कार्य है कि इससे क्षार निकलता है, मीन्स बेस, इट सिक्रेट बेस, जो कि अगर हमारे जो मानव के मूत्र में से जो निकलती है चीज़ें, ये यूरिनरी ब्लैडर है, जो यूरिन में एसिड होता है, वो अम्ल जो होता है, वो एसिड निकलने के वजह से जो है यहाँ पर पाए जाने वाले शुक्राणु को नुकसान हो सकता है। तो उस शुक्राणु को इस अम्ल से बचाने के लिए ये बल्बुरेथ्रल ग्लैंड से क्षार निकलता है, क्षार निकलता है, बेस निकलता है, और उस अम्ल से वो अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके उसे उदासीन बना देता है, न्यूट्रल बना देता है, और वो उसे सुरक्षित रखता है। शुक्राणु को सुरक्षित रखने के लिए ये बल्बुरेथ्रल ग्रंथि बेस क्षार निकालता है। अगली चीज़ें हैं
पुरस्थ ग्रंथि, एक ग्रंथि है पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका बहुत ही मेजर रोल है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्लेज अ मेजर रोल इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। दिस इज ओनली वन, दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं इसे। इसका कार्य है शुक्राणु को सक्रिय करना। सक्रिय करना कहने का अर्थ है कि यहाँ जो शुक्राणु है उस शुक्राणु को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान करना। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलती है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्रावित होता है जो व्हाइट, श्वेत एवं पतला और एसिडिक होता है। दैट मेक्स द मेल गैमेट एक्टिव, जो मेल गैमेट को एक्टिव बनाता है। और दोनों सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों ही मिलकर वो शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं। और बल्बुरेथर ग्रंथि उस अम्लीय जो यूरिन से और प्रोस्टेट ग्रंथि से जो अम्ल निकलता है उससे शुक्राणु को बचाता है, उसे क्षार से बेस से रिएक्ट करके उसे न्यूट्रल बनाता है और उसे वो सुरक्षित रखता है। आगे आप देखिए, ये तो ग्रंथियों की बात हो गई और उसके कार्य, ग्रंथि क्या क्या कार्य करते हैं। अगली है नलिकाएं। इसमें नलिकाओं का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उसकी भूमिका होती है। इसके बगैर ये जनन तंत्र संपूर्ण नहीं है। इसमें एक जोड़ा शुक्रवाहिनी होता है, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस, दैट इज नोन एज अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस। एक जोड़ा अधिवृषण होता है, अ पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस, वास एफ्रेंसिया, रेटेटेस्टिस। एक जोड़ा स्खलन नली भी होती है, अ पेयर ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये क्या कार्य करता है और कहाँ होता है वो आप देखिए। ये जो सारी नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं, यहाँ से आप देखना शुरू करिए। ये जो टेस्टिस है, वृषण, इस वृषण के ऊपर जो आप ये आकृति देख रहे हो, एक हाथ जैसी आकृति कि किसी ने कुछ चीज को, गेंद को पकड़ रखा है, ऐसा कुछ। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो दिस इज एपिडिडाइमिस, इसी को बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसी को कहा जाता है अधिवृषण। दिस इज द डक्ट, ये एक नली है, एक नली है जो कि इसके भीतर जो टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनकर तैयार हुआ है उस शुक्राणु को ये आगे की तरफ बढ़ाता है, आगे की तरफ ले जाता है। और ये कुछ एपिडिडाइमिस कुछ समय के लिए यहाँ उसको स्टोर रखता है, स्टोर कुछ समय के लिए उस वहाँ पर इकट्ठा रखता है, फिर उसे आगे की तरफ भेजता है। उसे जिस नली को वास डिफरेंस बोलते हैं, इस नली को, ये जो नली ऊपर की तरफ बढ़ रही है, एपिड्राइमिस से ऊपर की तरफ ये जो नली बढ़ रही है, इस नली को वास डिफरेंस बोलते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी इसलिए कि शुक्राणु को वो आगे की तरफ ले जा रहा है, शुक्राणु का वाहक है, इस वजह से ये शुक्रवाहिनी कहलाता है। ये शुक्रवाहिनी से ही शुक्राणु यहाँ तक आता है, ये सारी चीज़ें। और जो अगली चीज़ है शुक्रवाहिनी के बारे में आपको पता लगा, वास इफ्रेंसिया रेटेटेस्टिस, ये क्या होता है, ये चीज़ आपको जानने के लिए इसमें आपको एलएस समझना पड़ेगा। कहने का मतलब, जब आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबवत काट करोगे, टेस्टिस का लंबवत काट करोगे, तब आपको एक आकृति उसमें दिखाई देगी और उस आकृति से आप इन नलिकाओं को समझ पाओगे। ये जो रेटेटेस्टिस और वास इफ्रेंसिया होता है वो एपिडिडाइमिस के भीतर होता है। इसमें आप इसको देखिए, ये नीचे मैं डायग्राम यहाँ पे रख रखी हूँ। जब आप टेस्टिस का एलएस करोगे यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबवत काट करोगे, लंबवत काट मतलब कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ काटोगे, इधर से नहीं, इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। आप जब इधर से काटोगे तो उसे एलएस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो फिर कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा टेस्टिस। इसमें आप देखिए कि ये जो है ये टेस्टिस है और ये ऊपर पे जो ये चीज़ें हैं ये एपिडिडाइमिस है। तो ये जो टेस्टिस है उस टेस्टिस के ऊपर ये परत लगी है, वो कवच लगा है। वो कवच जिसे मैं स्क्रोटम बताई थी, वो स्क्रोटम जो है वो स्क्रोटम तो पूरी एक
अंग है, एक त्वचा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे परत होते हैं। वो 3 परत मुख्य तौर पे होता है। वो 3 परत है, उसे सबसे बाहरी वाले परत को, सबसे बाहरी वाला जो परत है, जो उसे कवच बनाकर रखता है, उसे सुरक्षित रखता है, उसे बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। तो उसे हिंदी में भी आपको वही समझना है। ये मुख्य तौर पे बायो में सारी चीज़ें आपको शब्द अंग्रेजी में ही जाननी होती है। This is outer layer that covered the testes is known as tunica vaginalis. Tunica albuginea, this part, जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस का जो पार्ट है, जो सबसे ऊपरी भाग है, ये स्क्रोटम नहीं, स्क्रोटम का जो पार्ट है उसे तो ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं। ये जो टेस्टिस का पार्ट है उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो सबसे बाहरी वाला परत है। और उस बाहरी परत के अंदर कुछ आपको ये कमरे जैसे छोटे-छोटे लॉब्स, एक छोटे-छोटे से कमरे जैसे नज़र आएँगे। उस कमरे जैसे के ऊपर भी एक परत होती है, आप यहाँ देख सकते हो। उस परत को ट्यूनिका वास्कुलोसा कहते हैं। और ये 3 परत होती है, जो 3 परत इस टेस्टिस को, इस वृषण को सुरक्षित रखने के लिए और तापमान को शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम रखने के लिए ये कारगर होती है, ये 3 परतें। और जो मैं रेटे टेस्टिस और वास एफ्रेंसिया की बात कर रही थी, वो चीज़ आप यहाँ देखिए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो कमरा मैं बोल रही थी, इस कमरे को बोलते हैं, ये जो कमरा होता है उसे कहा जाता है टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारी छोटी-छोटी नलियाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये ढेर सारी नलियाँ इसके अंदर में है। इस नली को बोला जाता है सेम्निफेरस ट्यूबुल्स। यही सेम्निफेरस ट्यूबुल्स है, ये नलिकाएँ हैं जिस नली में शुक्राणु जनन होता है। यही नली है जहाँ पे शुक्राणु जनन होता है। शुक्राणु जनन कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आप इसे समझिए। सेम्निफेरस ट्यूबुल, यहाँ पर शुक्राणु जनन होता है। ये शुक्राणु जनन जो होता है, ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स के अंदर होता है, ये लॉब्स है। और जितने भी कमरे हैं, जितने भी टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स हैं, जितना भी कमरा है, उसमें कुछ आपको गैप, थोड़ा थोड़ा सा खाली जगह मिलेगा, उसे कहा जाता है सेप्टा, सेप्टा ऑफ टेस्टिस। उसे सेप्टा ऑफ टेस्टिस कहते हैं। ये गैप है यहाँ पर, ये चीज़ें, ये सारे गैप। और ये जो आप टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, यहाँ पे जो कमरे, जो लॉब्स देख रहे हो, बस इतने ही लॉब्स नहीं होते हैं। लगभग 250 लॉब्स, 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स एक टेस्टिस में हो सकता है। लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स एक टेस्टिस में होता है। ये डायग्राम है, तो आपको 2-4 बना करके दिखा दिया गया है। और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में ये सेम्निफेरस ट्यूबुल्स होता है। और ये जो सारे सेम्निफेरस ट्यूबुल्स हैं, वो सारे ट्यूबुल्स सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स से बाहर निकल कर आते हैं और एक जगह वो जंक्शन बनाते हैं, और उस जंक्शन के भाग को ही रेटे टेस्टिस कहा जाता है। वो जो जंक्शन वाला भाग है, जो नली है यहाँ पर, उसे रेटे टेस्टिस कहते हैं। और जब वो जंक्शन नली बाहर की तरफ एपिडिडाइमिस में निकलती है, तो उसे वास एफ्रेंसिया कहते हैं। जब वो बाहर की तरफ निकलती है तो उसे वास एफ्रेंसिया कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो नली जाकर ख़त्म हो जाती है, उसे कापुट एपिडिडाइमिस कहा जाता है। और जो नलिकाएं नीचे की तरफ आती हैं, नीचे की तरफ आकर और वो नली ऊपर की तरफ निकलती है, तो जो जिस जगह से नली निकलती है, उस जगह से, यानी एपिडिडाइमिस से जब बाहर की तरफ नली निकलती है, तो वो अंत वाले भाग को कॉडा एपिडिडाइमिस कहा जाता है। जो ऊपर की तरफ अंत हो जाता है उसे कापुट एपिडिडाइमिस कहते हैं, और नीचे की तरफ जो अंत होता है उसे कॉडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। और जब वो एपिडिडाइमिस से बाहर निकल जाती है नली, तो उस नली को वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस कहा जाता है, जो पहले ऊपर वाले डायग्राम में मैं जिक्र कर चुकी हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको पता चल चुका होगा कि वास डिफरेंसिया कहाँ पे होता है और रेटे टेस्टिस कहाँ होता है।
वास डिफरेंस कहाँ होता है, एपिडेमिस कहाँ होता है, और इस सारे डक्ट का, इन सारी नलिकाओं का क्या कार्य है। एक जोड़ा स्खलन नली भी होती है, अ पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, ये देखिए कहाँ होता है। जब ये सारी चीज़ें होगी और एपिडिडाइमिस से जब शुक्राणु बाहर निकलेगा, ये वास डिफरेंस वाली जो नली आएगी, वास डिफरेंस वाली नली के बाद एक नली खुलती है और वो इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। ये जो नली नीचे की तरफ आती है वो इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है, जो उसे इजैकुलेट यानी स्खलन बाहर की तरफ ढकेलता है। और ये सारी नलिकाएं हैं जो पूरे मानव नर जनन तंत्र को पूर्ण रूप से बनाती है। मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाई वो आप समझ गए होंगे। अगर कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे उस टॉपिक को अलग से समझाऊंगी। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं समझ आया हो तो मैं उसे एक अलग वीडियो बना कर आपको समझाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलता है। और अगर आपको किसी दोस्तों को बताना हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें। किसी तरीक़ा का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।